हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑल इन हेल्प गुरु चैनल। जैसा आप सबको मालूम है, हम लोगों ने मैनेजमेंट और कॉमर्स पेपर 2 की सीरीज़ शुरू करी है। तो आज इस सीरीज़ का थर्ड पार्ट है। यूनिट 1 का आज हम लोग टॉपिक 3 डिस्कस करेंगे, दैट इज़ मैनेजमेंट प्रोसेस एंड फंक्शंस विद प्रैक्टिस एक्सरसाइज। सो ये मैंने आपको पहले भी बताया था कि ये बेसिकली आपका यूनिट 1 का सिलेबस है, जिसमें से रेड पार्ट हम लोग कवर कर चुके हैं और इसका आज हम लोग फंक्शंस और प्रोसेस कंप्लीट करेंगे। सो टुडे टॉपिक बेसिकली process of management and functions of management. Both are very important topic because एग्जाम में process से related और functions of management से related एक क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाता है। प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट की अगर हम बात करते हैं तो देखिए, एक चीज़ होती है कि कोई भी प्रोसेस, किसी भी चीज़ के प्रोसेस में 3 एलिमेंट होते हैं। एक होता है इनपुट, एक होता है प्रोसेस और एक होता है आउटपुट। इन तीनों के तीनों एलिमेंट के बेसिस पे ही हम लोग क्या बोलते हैं कि प्रोसेसिंग हो रही है। प्रोसेसिंग के लिए बेसिकली हमें तीनों एलिमेंट की ज़रूरत पड़ेगी, इनपुट की भी, प्रोसेस की भी और आउटपुट की भी। जब तक हम कोई भी प्रोसेस में इनपुट ऐड ऑन नहीं करेंगे तो तब तक हमें कोई आउटपुट मिलता ही नहीं है। तो सेम मैनेजमेंट के प्रोसेस में भी हम ये तीनों चीज़ों की बात करेंगे कि प्रोसेस कैसे बनेगी। कि पहले हमारे पास कुछ इनपुट होते हैं, उन इनपुट में हम कुछ प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि उसको हम ट्रांसफॉर्मेट करते हैं और उसके बाद जो हमें एंड रिजल्ट मिलते हैं वो हमारा आउटपुट होता है। तो इनपुट मैनेजमेंट में कौन कौन से इनपुट होते हैं, हमने प्रीवियस सीरीज़ में पढ़ा था कि इनपुट हमारे पास होते हैं 5M: मैन, मशीनरी, मटेरियल, मेथड और मार्केट। तो हम उन सब की बात करते हैं। तो कई बुक्स में आपको अलग अलग इनपुट्स मिलेंगे, वैसे यहाँ पर हम बेसिक जो रिसोर्सेज होते हैं उनकी बात कर रहे हैं आज। तो आपके पास मैनेजमेंट की प्रोसेसिंग के लिए पहले कुछ इनपुट होंगे, उन इनपुट की हम लोग प्रोसेसिंग करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। और उसके बाद हम ये चेक करते हैं कि हमें क्या एंड रिजल्ट मिला। जो एंड रिजल्ट हमें मिला होता है वही हमारा आउटपुट होता है। तो अगर हम इनपुट देखें तो हमारे पास यहाँ पर मैन है, मशीनरी है, मटेरियल है, मनी है और रिसोर्सेज है। तो अब इन इनपुट में हमें क्या करना है, इन इनपुट को हमें प्रोसेस कराना है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। जैसे प्लानिंग करनी है, सबसे पहले हमें क्या करनी होती है, प्लानिंग करनी है। तो हम एटलीस्ट ये प्लान तो करें कि कौन ह्यूमन बींग्स हमारे यहाँ काम करेंगे, मैन हमारे यहाँ कितने मेंस की हमें ज़रूरत पड़ेगी, कौन कौन सी मशीनरीज़ की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस मटेरियल की क्वालिटी हमारे लिए बेनिफिशियल होगी, कितने फंड की रिक्वायरमेंट हमें होगी, कौन कौन से रिसोर्सेज की रिक्वायरमेंट हमें होगी। तो बेसिकली इस इनपुट्स को हमें प्रोसेस कराना होता है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। तो सबसे पहले काम हम कैसे कराते हैं, हम इनपुट्स में प्रोसेसिंग ऐड ऑन करते हैं विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस। जैसे प्लानिंग करी है हमने, प्लानिंग के बाद हम उन सब चीज़ों को ऑर्गेनाइज करते हैं। ऑर्गेनाइज करने का मतलब क्या होता है कि आपको टास्क असाइन करना है, आपको रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना है, टीम बिल्डअप करनी है, वर्किंग रिलेशनशिप को स्ट्रक्चर हमें क्रिएट करना है। तो वो हम कैसे करते हैं, विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हमें, अगर हमने प्लान कर लिया कि मुझे 20 लोगों की ज़रूरत पड़ेगी और मुझे 10 मशीनरीज़ की रिक्वायरमेंट होगी, मुझे मटेरियल जो चाहिए होगा वो किस क्वालिटी का मटेरियल चाहिए होगा और कितना चाहिए होगा, तो मैंने वेंडर भी डिसाइड कर दिया और मटेरियल कितना चाहिए वो भी मैंने प्लान कर लिया। कितना फंड हम कितना कैपिटल इन्वॉल्व करते हैं वो भी मैंने प्लान कर दिया। अब जितने भी ये इनपुट्स हैं, इन सारे के सारे इनपुट्स को हम काम कैसे कराएंगे, उसकी जो प्रोसेसिंग होती है, टास्क असाइन करना, कोऑर्डिनेट करना, टीम स्ट्रक्चर करना, टीम बिल्डअप करना, वर्किंग रिलेशनशिप देखना, इन इनपुट्स में क्या रिलेशनशिप होगी, वो हम डिसाइड करते हैं विद द हेल्प ऑफ ऑर्गेनाइजिंग। अब हमने प्लानिंग भी कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर दिया, फिर हम डायरेक्ट करते हैं। डायरेक्ट करने का मतलब होता है कि आप उसके अंदर बेसिकली आपने क्या काम करना है, आपने कम्युनिकेट करना है चीज़ों को, लीडरशिप प्रोवाइड करनी है, इंस्ट्रक्शंस देनी है, गाइडिंग देनी है, ठीक है ना, परफॉर्मेंस को इवैल्यूएट करना है। तो वो हम डायरेक्टिंग के थ्रू करते हैं कि इन इनपुट्स की हमने प्लानिंग भी कर दी, इन इनपुट्स को हमने ऑर्गेनाइज भी कर दिया। अब हमें इन सब चीज़ों को डायरेक्ट भी करना है, इन सब चीज़ों को प्रॉपरली कम्युनिकेट करना है कि हमें किस तरीके से काम करवाना है, उनको गाइडेंस देनी है, उनको इंस्ट्रक्शंस देनी है। तो ये हम डायरेक्टिंग के थ्रू करते हैं।
उसके बाद हम बात करते हैं कंट्रोलिंग की। जब हमने प्लानिंग कर दिया, ऑर्गेनाइज भी कर लिए, डायरेक्ट भी कर लिए, तो एट लास्ट हम लोग क्या करते हैं, मेजरमेंट करते हैं, हम करेक्शन चेक करते हैं किसकी, परफॉर्मेंसेस ऑफ एक्टिविटीज़ की, कि जितना हमने ये इनपुट लगाए थे, इनकी हमने प्लानिंग भी कर दिया, काम भी करवा लिया, डायरेक्ट भी कर दिया, तो जो हम चाह रहे थे वैसा ही आउटपुट हमें मिलेगा या नहीं मिलेगा, या जो हमने स्टैंडर्ड सेट किए थे एक्चुअल्स में हमारे पास क्या आया, उसका डेविएशन को हम कैलकुलेट करते हैं कंट्रोलिंग फैक्टर्स के थ्रू। तो ये हमारी प्रोसेसिंग करते हैं, यानी कि ये हमारा काम करवा रहे हैं, ट्रांसफॉर्मेट कर रहे हैं, इनपुट को आउटपुट में बदलने के लिए ये ट्रांसफॉर्मेशन हो रही है विद द हेल्प ऑफ फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब जब हमने ये सारे फंक्शन इंप्लीमेंट कर दिए हैं अपने इनपुट्स में, उसके बाद हम चेक करते हैं कि हमारा आउटपुट क्या निकला, हमारा एंड रिजल्ट क्या निकला। एंड रिजल्ट क्या होता है, एंड रिजल्ट का मतलब होता है कि जो हमने गोल डिसाइड किए थे वो गोल हमारे फुलफिल हुए या नहीं हुए, जो हमने जितना प्रॉफिट डिसाइड किया था, इतना प्रॉफिट हमारा या रेवेन्यू हमारा हाई होना चाहिए, उतना हमें मिल पाया या नहीं मिल पाया, ठीक है ना, कि हम मार्केट में सर्वाइव कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो वो सब चीज़ें हम चेक करते हैं अपने आउटपुट में। आउटपुट मतलब जो इनपुट लगाने के बाद, जो प्रोसेसिंग करने के बाद हमें एंड रिजल्ट मिला है, वो हमें क्या मिला, तो वो हमारा होता है आउटपुट। तो बेसिकली प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट के 3 एलिमेंट होते हैं आपके पास, इनपुट, प्रोसेस, आउटपुट। इनपुट दैट मीन्स आपके पास जो मेजर 5M 6Ms होते हैं उनकी बात कर रहे हैं। प्रोसेसिंग कैसे होगी, विद द हेल्प ऑफ फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। और एंड रिजल्ट यानी कि जो हमारा आउटपुट आएगा वो हमारे पास होगा हमारा एंड रिजल्ट, यानी कि वो हमारे आउटपुट होंगे। तो अगर आउटपुट हमारा अच्छा आया तो यानी कि हमने प्रोसेस हमारा मैनेजमेंट का अच्छा था, और अगर हमारा आउटपुट हमारे अकॉर्डिंग नहीं आया तो दैट मीन्स हमारा फेलियर मैनेजमेंट रहा। तो प्रोसेसिंग जब भी हमें मैनेजमेंट की करानी होती है तो हमें इनपुट फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, प्रोसेसिंग फैक्टर्स को कंसिडर करना होता है, और उसी के बेसिस पे हमें चेक करना होता है कि हमारा एंड रिजल्ट क्या निकला है। नेक्स्ट, फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट क्या होते हैं। बेसिकली हमारे पास 5 फंक्शंस होते हैं, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग, स्टाफिंग एंड कंट्रोलिंग, या प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, POSDC। POSDC बेसिकली आपको दिया है जॉर्ज एंड जेरी ने। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है POSDC किसने दिया था, तो POSDC आपका गिवन है जॉर्ज एंड जेरी ने। अब इन फंक्शंस की अगर हम बात करें तो जैसे हमने बताया ये फंक्शंस का क्या काम था, इन फंक्शंस का काम था बेसिकली प्रोसेसिंग में। इन फंक्शंस को हम यूज़ करते हैं इनपुट को आउटपुट में कन्वर्ट करने के लिए। जिन फंक्शंस की ज़रूरत होती है उनको हम बोलते हैं प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। प्लानिंग का मतलब सिंपल क्या होता है, प्लानिंग का मतलब होता है अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करना, अपने एडवांस में डिसाइड करना कि आपको क्या करना है, कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है, वो हम प्लानिंग फेज में करते हैं। ऑर्गेनाइजिंग का मतलब होता है आइडेंटिफाई करना और ग्रुप टास्क कौन कौन परफॉर्म करेगा, स्ट्रक्चर ऑफ अथॉरिटी को डिसाइड करना, हार्मोनियस रिलेशनशिप को डेवलप करना, काम को डिवाइड करना, लाइबिलिटीज़ को डिवाइड करना, ये सारा का सारा आपका ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। स्टाफिंग का मतलब क्या होता है, स्टाफिंग का मतलब होता है इट्स अ प्रोसेस ऑफ फिलिंग ऑल द पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन विद क्वालिफाइड एंड एडिक्वेट पर्सनल। यानी कि स्टाफिंग के अंदर हमारे पास आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग, डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ये आपका स्टाफिंग का पार्ट होता है। डायरेक्टिंग का मतलब होता है आपके पास जिसमें हम कम्युनिकेट कर रहे हैं, कम्युनिकेशन, लीडरशिप, सुपरविजन, मोटिवेशन, ये आपका डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। यानी कि इसके थ्रू हम चीज़ों को डायरेक्ट कर सकते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंस्ट्रक्ट कर सकते हैं, गाइड कर सकते हैं लोगों को, उनकी परफॉर्मेंसेस को इम्प्रूव करा सकते हैं। कंट्रोलिंग क्या होता है, कंट्रोलिंग का मतलब होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड डिसाइड किया था एक्चुअल्स के साथ उसको मेज़र करना और उसका डिफरेंस देखना कि उसका डिफरेंस कितना आया है, और अगर वो हमारे प्लान्स के अकॉर्डिंग आ गया होता है तो ठीक होता है, नहीं आया होता है तो हम उसको दोबारा से रिव्यू करते हैं। तो प्लानिंग फेज़ में बेसिकली आपने बस ये डिसाइड करना है कि काम कैसे करना है, क्यों करना है, कब करना है। ऑर्गेनाइजिंग फेज़ के अंदर हम अपने जो भी हमारे टास्क असाइन होते हैं उन सब चीज़ों को कोऑर्डिनेट कराना, उन सब चीज़ों का टीम बनाना, स्ट्रक्चरिंग करना, डिवाइड करना टास्क को, वो हम ऑर्गेनाइजिंग में करते हैं। स्टाफिंग में हम रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, इन सब चीज़ों को डिसाइड करते हैं। डायरेक्टिंग में हम लीडरशिप और कम्युनिकेशन और आपके पास मोटिवेशन, इनकी बात करते हैं। और कंट्रोलिंग में हम अपना
मेज़रमेंट और करेक्शन की बात करते हैं। तो अब हम इनको वन बाय वन देख लेते हैं, क्योंकि आपके सिलेबस में ये अलग अलग टॉपिक दिए हैं। प्लानिंग क्या हुआ? इन सिंपल टर्म हम बोल सकते हैं प्लानिंग का मतलब होता है प्री डिसाइडेड कोर्स ऑफ एक्शन। कि प्लानिंग में हमें क्या करना है, पहले से ही डिसाइड करना है कि हमें क्या काम करना है, उसको हमें शुरू में ही प्रोजेक्ट करना होता है, फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन डिसाइड करना होता है, तो उसको हम प्लानिंग बोलते हैं। The managerial functions begin with forming the goal and objective if the organization in every area of organization, in the business। तो मैनेजरियल फंक्शन बेसिकली शुरू ही हमारा प्लानिंग फेज से होता है, कि जिसके अंदर आपने क्या करना है, केवल आपको फ्यूचर को प्रिडिक्ट करना होता है। Planning basically deal with underlying the course of action and determining the advance and best course of action to achieve the predetermined goal। प्लानिंग क्या डील करेगा, बेसिकली आपका कोर्स ऑफ एक्शन को डील करता है, और एडवांस में ये डिसाइड करता है कि बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन आपके लिए कौन सा होगा आपके अपने गोल को अचीव करने के लिए। प्लानिंग बेसिकली हम सिंपल टर्म में बोलते हैं कि एक गैप होता है, एक ब्रिज गैप होता है, जिसमें हम ये देखते हैं अभी हम कहाँ पे हैं और हमें कहाँ पे पहुँचना है। तो उसके जो गैप की हम बात करते हैं वही हमारा प्लानिंग फेज होता है। प्लानिंग का मतलब क्या हुआ, ऑर्गेनाइजेशंस के गोल सेट करना और डिसाइड करना कि आप उनको अच्छी तरीके से, एफिशिएंट तरीके से कैसे अचीव कर सकते हो। प्लानिंग बेसिकली डिसीजन मेकिंग होता है रिगार्डिंग द गोल एंड सेटिंग द कोर्स फॉर फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन फ्रॉम अ सेट ऑफ ऑल्टरनेटिव टू रीच देम। कि आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, उन ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन को चूज़ करना और एक बेस्ट डिसीजन फॉर्म करना। प्लानिंग बेसिकली एक इंटेलेक्चुअल एक्टिविटी होती है, जिसके थ्रू हम क्या कर सकते हैं, हम क्यों कर रहे हैं प्लानिंग, क्या फ़ायदा हो रहा है हमें प्लानिंग करने से। प्लानिंग करने से बेसिकली हमारे पास जो अनसर्टेनिटीज़ होती हैं, जो वेस्टेज होता है, जो रिस्क फैक्टर होते हैं और जो कन्फ्यूजन्स होती हैं, उन सब चीज़ों को हम रिमूव कर सकते हैं। क्योंकि अगर हमने पहले से ही बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स में से हमने एक बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया है, दैट मीन्स हमने चेक किया है सारी की सारी चीज़ें कि किससे हमें सबसे कम वेस्टेज होगा, किससे हमें सबसे कम रिस्क फेस करना पड़ेगा, कौन हमें अनसर्टेनिटीज से सर्टेनिटीज़ की तरफ लेके जा सकता है। तो ये सारी की सारी चीज़ें हम प्लानिंग फेज में करते हैं। नाउ प्लानिंग की प्रोसेस क्या है, बेसिकली जितनी प्रोसेसेस होती हैं ना, वो आपके अब सीक्वेंस वाले क्वेश्चंस में आने लगी है। तो प्लानिंग प्रोसेस जो होती है वो क्या होती है, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव। सबसे पहले हमने क्या करना है, ऑब्जेक्टिव को स्टेबल करना है। नेक्स्ट इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस को स्टेबल करना है। देन चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। नेक्स्ट फॉर्मुलेट द डेरिवेटिव प्लान, इम्प्लीमेंटेशन द प्लान एंड फॉलो अप। तो पहले स्टेप में हम सबसे पहले क्या करते हैं, अपने ऑब्जेक्टिव्स को सेट करते हैं। सबसे पहले हम अवेयर होते हैं कि बिजनेस के पास कोई अपॉर्चुनिटीज़ हैं भी या नहीं है। प्लानिंग तो हम कर लेंगे, लेकिन सबसे पहले हमें अपनी एनवायरमेंटल स्टडी करनी होती है, हमें सॉट एनालिसिस करना होता है, और उसके बाद हमें अपने गोल्स को डिसाइड करना होता है। ऑर्गेनाइजेशन के गोल को भी और इंडिविजुअल के गोल को भी, हम दोनों के दोनों गोल्स को डिसाइड करते हैं कि हमारे ऑर्गेनाइजेशन के लिए क्या गोल सेट होंगे और हमारे इंडिविजुअल के क्या गोल सेट होंगे। नेक्स्ट उसके बाद जब हमने अपने ऑब्जेक्टिव सेट कर दिए होते हैं कि हमें करना क्या चाह रहे हैं एग्जैक्टली, ठीक है ना, कैसे करेंगे, क्यों करेंगे, हमने ऑब्जेक्टिव डिसाइड कर दिया। देन हम क्या सेट करते हैं, स्टैब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस। प्रीमाइसेस क्या होती है, देखो हमें पता है कि फ्यूचर जो होता है वो कैसा होता है, अनसर्टेन होता है, और जो हमारे पास कुछ सर्टेन अजम्पशंस होती हैं ना, तो अजम्पशंस को हम बोलते हैं प्रीमाइसेस। अजम्पशंस होती हैं प्रीमाइसेस। तो बेसिकली जो हम प्रीमाइसेस यानी कि अजम्पशंस बनाते हैं, बहुत सारी अजम्पशंस बनाते हैं हम, इंटरनल अजम्पशंस भी बनाते हैं, एक्सटर्नल अजम्पशंस भी बनाते हैं। तो वो अजम्पशंस आपकी होती हैं प्रीमाइसेस, और इस वाले स्टेप में बेसिकली हम लोग उन्हीं अजम्पशंस को स्टेबल करते हैं, यानी कि चूज़ करते हैं कि इंटरनल प्रीमाइसेस क्या होंगी और एक्सटर्नल क्या होंगी। इंटरनल होती है विद इन द ऑर्गेनाइजेशन और एक्सटर्नल होती है आउटसाइड द ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। तो उसके बाद जब हमने बहुत सारी अजम्पशंस ही बना दी कि हमारे पास जो ऑब्जेक्टिव्स थे उनको अचीव करने के लिए हमें कौन कौन से प्लान्स बना सकते हैं, उसके बाद हमने करना है चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन। अब आपके पास बहुत सारे ऑल्टरनेटिव्स होते हैं, तो सबसे पहले हम आइडेंटिफाई करते हैं हमारे पास अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स कौन कौन से हैं, ठीक है, उस कि जिसकी वजह से हम अपने गोल अचीव कर पाएंगे। और उन
सारे के सारे अवेलेबल ऑल्टरनेटिव्स में से हम क्या करते हैं, जो पॉसिबल ऑल्टरनेटिव हमें लगता है, बेस्ट ऑल्टरनेटिव हमें लगता है, हम उसको चूज़ करते हैं कि जिसके थ्रू हम अपने अजम्पशंस को, जिसके थ्रू हम अपने प्रीमाइसेस को अचीव कर सकते हैं। अब हमने चलो एक चूज़ भी कर दिया, एक प्लान हमारा चूज़ हो गया, उसके बाद हमें क्या करना है, फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान। फॉर्मुलेशन ऑफ डेरिवेटिव प्लान यानी कि जब हमने एक प्लान चूज़ कर दिया है, उसके बाद एक सपोर्टिव प्लान बनाना है, ठीक है ना, डेरिवेट करने के लिए, यानी कि उसको रन कराने के लिए हमें पॉलिसीज़ बनानी है। तो वो आपके पास जो सपोर्टिव पॉलिसीज़ होती हैं, सपोर्टिव प्लान होता है, वो हम इस वाले स्टेप में बनाएंगे। सबसे पहले हमने क्या किया, ऑब्जेक्टिव बनाए। ऑब्जेक्टिव्स देखने के बाद हमने अजम्पशंस क्रिएट किए। अजम्पशंस क्रिएट करने के बाद हमने अपने ऑल्टरनेटिव्स चेक किए। ऑल्टरनेटिव्स में से बेस्ट ऑल्टरनेटिव को चूज़ किया और उसके बाद उसके लिए एक सपोर्टिव पॉलिसीज़ क्रिएट करी। अब जब हमने सपोर्टिव प्लान बना लिया है अपने मेन प्लान को एग्जीक्यूट कराने के लिए, तब हम करते हैं इम्प्लीमेंटेशन फेज़। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब क्या है कि अब फाइनली आपको क्या करना है, इम्प्लीमेंट करना है। फाइनली जो भी आपने गोल बनाया, जो भी आपने अपना प्लान बनाया था, अब आप उसको क्या करोगे, एक्शन में कन्वर्ट करोगे। अभी तक जो चीज़ें चल रही थी वो आपकी क्या चल रही थी, कॉन्सेप्चुअल चल रही थी, है ना। अब आपने उसको एक्शन में कन्वर्ट करना है, दैट इज़ इम्प्लीमेंट करना है। एंड फॉलो अप, यानी कि अब आप क्या करोगे, उसको चेकआउट करोगे कि जो आपने स्टेप अपने ऑब्जेक्टिव सेट किए हैं वो आपके अचीव हो भी पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। तो आपको क्या करना होता है, फॉलो अप करना होता है। तो ये आपका प्लानिंग प्रोसेस होता है। इस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, प्लानिंग प्रीमाइसेस इस्टेब्लिशमेंट, चॉइस करना बेस्ट ऑल्टरनेटिव को, फिर एक सपोर्टिव प्लान बनाना, उसको इम्प्लीमेंट करना और लास्ट में उसको चेकआउट करना। नेक्स्ट आपके पास होता है, अब सेकंड फंक्शन कौन सा है, ऑर्गेनाइजिंग। कि ऑर्गेनाइजिंग क्या होता है। ऑर्गेनाइजिंग जैसे अभी हमने डिसाइड किया कि ऑर्गेनाइजिंग क्या था, ऑर्गेनाइजिंग का मतलब था आइडेंटिफाई करना, ग्रुप करना काम को, उनकी कौन कौन से काम आपके परफॉर्म होंगे, उन सब चीज़ों की ग्रुपिंग करना, कोऑर्डिनेटिंग करना, सारी एक्टिविटीज़ को, सारे रिसोर्सेज को कोऑर्डिनेट करना, तो वो आपका ऑर्गेनाइजिंग का पार्ट होता है। इसमें क्या करते हैं, ऑर्गेनाइजिंग कैसा प्रोसेस है, इंटीग्रेट करना ह्यूमन, फिजिकल एंड फाइनेंशियल रिसोर्सेज को। ऑर्गेनाइजिंग इनकम्पास आइडेंटिफिकेशन ऑफ एक्टिविटीज़। इसमें हम बेसिकली यही चेक करेंगे कि कौन कौन सी एक्टिविटीज़ हम परफॉर्म करेंगे अपने प्लान्स को एग्जीक्यूट कराने के लिए। क्लासीफाई करेंगे एक्टिविटीज़ को कि कौन सी सूटेबल हैं, कौन सी नहीं है। असाइन करेंगे फिर कौन कौन सी एक्टिविटीज़ कौन परफॉर्म करेगा। फिर हमें लगेगा कि अगर वो परफॉर्म नहीं करा पाएगा तो डेलीगेशन ऑफ अथॉरिटी भी डिसाइड करके रखेंगे। क्रिएशन ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी, किस किस की कौन कौन से काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, उसको भी हम इसी फेज़ में डिसाइड करते हैं। और उसके बाद कोऑर्डिनेट करना कि अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी रिलेशनशिप को। तो बेसिकली ऑर्गेनाइज बोलते हैं ना, हमने ये चीज़ ऑर्गेनाइज करी। तो ऑर्गेनाइज में हम क्या करते हैं, हम बेसिकली प्लान बनाते हैं, है ना। हम उसके अंदर ये देखते हैं कि काम कैसे होगा, वर्किंग कैसी होंगी, हम उसके अंदर एक्टिविटीज़ को कोऑर्डिनेट करवाते हैं। तो यहाँ पर भी हमें वही करना होता है कि हमारे पास जितने भी एक्टिविटीज़ होती हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन को रन करने के लिए, उनकी ग्रुपिंग करनी है। और उसके बाद ये भी देखना है कि वो काम कौन करेगा, कौन कितने अच्छे से वो काम कर सकता है, और बाद में उसको कोऑर्डिनेट भी कराना कि किसकी कितनी अथॉरिटी बनती है, किसकी कितनी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। Organizing involve determine how activities and resources are to be assembled and coordinated। जैसे अभी ऊपर वाली डेफिनेशन में सब चीज़ें आ गई, इसमें भी वही बताया कि ऑर्गेनाइजेशन के अंदर क्या इन्वॉल्व होता है, डिटरमाइन करना, चेक करना कि एक्टिविटीज़ होंगी कैसे, कौन कौन से रिसोर्सेज के थ्रू हम कर सकते हैं, और उन सारी रिसोर्सेज को असेंबल करना और कोऑर्डिनेट करना। इट मीन्स टू ब्रिंग द रिसोर्सेज टुगेदर एंड फॉर अचीविंग द ऑब्जेक्टिव। रिसोर्सेज हमें पता ही है, मैन, मटीरियल, मशीन्स, उन सबको इकट्ठा करना और उन सबको प्रॉपरली यूटिलाइज करवाना। ऑर्गेनाइजेशन मीन्स अरेंजिंग वेज एंड मीन्स फॉर एग्जीक्यूशन ऑफ बिजनेस प्लान। अब ऑर्गेनाइजिंग का भी प्रोसेस होता है। क्या प्रोसेस होता है, ऑर्गेनाइजिंग का प्रोसेस होता है आपके पास क्लियरली डिफाइन ऑब्जेक्टिव, फिर डिटरमाइन वर्क एक्टिविटीज़, असाइनिंग ड्यूटीज़, डेलीगेट अथॉरिटीज़, प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज़ एंड डिज़ाइन रिलेशनशिप हायरार्की। सबसे पहले अब आपको ऑब्जेक्टिव्स पता होने चाहिए। हम ऑर्गेनाइज करेंगे तो ऑब्जेक्टिव एक ऐसा फेज़ होता है जो हमें हर प्रोसेस के लिए रिक्वायरमेंट होता है। तो सबसे पहले हमें अपने ऑब्जेक्टिव्स को क्लियरली डिफाइन करना है, यानी कि ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए कि आप कौन सा ऑब्जेक्टिव सेट कर रहे हो। उसके बाद डिटरमाइन करना वर्क एक्टिविटीज़, कि उन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए आप क्या क्या काम करा रहे हो।
कौन कौन सा काम परफॉर्म किया जाएगा, तो डिटरमाइन करना है हमें सारी की सारी वर्क एक्टिविटीज़ को। उसके बाद वो वर्क एक्टिविटीज़ परफॉर्म करने के लिए हम किस किस को क्या क्या काम देंगे, हमें असाइन करनी है वो ड्यूटी। असाइन करने के बाद कई बार हमें ऐसा लगता है कि वो उसकी एब्सेंस में क्या होगा, अगर वो चला जाएगा तब क्या होगा, तो हम डेलीगेट भी करते हैं, यानी कि हम वो अथॉरिटी किसी और को भी दे देते हैं कि अगर इसकी एब्सेंस में कौन काम कर रहा है। नेक्स्ट, प्रोवाइड फिजिकल फैसिलिटीज़। अब जब हमने डिसाइड कर दिया, काम भी बांट दिया, तो उसके बाद उनको रिसोर्सेज अलोकेट कराने होते हैं, तो वो फिजिकल फैसिलिटीज़ को प्रोवाइड कराना, और उसके बाद रिलेशनशिप हायरार्की को डिज़ाइन करना, ये आपका ऑर्गेनाइजिंग प्रोसेस होता है। नेक्स्ट, स्टाफिंग क्या होता है? स्टाफिंग का मतलब होता है मैन पावर। अब स्टाफिंग के लिए अंदर मैंने बताया था, स्टाफिंग के अंदर आपके पास आता है रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, मैन पावर प्लानिंग करना, परफॉर्मेंस अप्रेजल, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, ये आपका स्टाफिंग का पार्ट है। तो स्टाफिंग के अंदर बेसिकली हमें क्या करना होता है, बहुत सारी जो पोजीशंस होती हैं उनको क्रिएट करते हैं यहाँ पे हम, ठीक है ना। हमने प्लानिंग भी कर दी, ऑर्गेनाइजिंग भी कर लिया, लेकिन अब और जो वर्क एक्टिविटीज़ बनाई थी वो करेगा कौन, उसके लिए हमें लोगों की ज़रूरत होगी। तो यहाँ पर बेसिकली हम लोग वही काम करते हैं कि जितनी हमारे पास पोजीशंस होती हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब चीज़ों को क्वालिफाइड और एडिक्वेट पर्सनल से फिल करते हैं। स्टाफिंग मैनेजरियल फंक्शन होता है, जिसके अंदर हमें क्या करना है, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, रेम्यूनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमंस। Staffing is a process of hiring and retaining a suitable workforce for the business at the managerial and non-managerial level। यहाँ पे बेसिकली हम हायरिंग की बात कर रहे हैं और रिटेन करने की बात कर रहे हैं वर्कफोर्स को। Staffing is a complex process since people vary in their knowledge, intelligence, skills, attitude, फिजिकल कंडीशन, एक्सपीरियंस। ऑब्वियसली स्टाफिंग एक कॉम्प्लेक्स प्रोसेस क्यों होता है, क्योंकि हर एक लोग एक जैसे तो होते ही नहीं है, सब लोग अलग अलग होते हैं, सबकी नॉलेज अलग होती है, सबका इंटेलिजेंसी लेवल अलग होता है, सबके स्किल्स अलग होते हैं, सबका एटीट्यूड अलग होता है ना, सबका एक्सपीरियंस अलग होता है। तो थोड़ा सा किसको हम चूज़ करें और किसको हम चूज़ ना करें, वहाँ पे हमें थोड़ा सा कॉम्प्लेक्सिटी फेस करनी पड़ती है। Staffing basically a process of filling all the position in the organization with qualified and adequate personnel। अब इसकी क्या प्रोसेसिंग है, इसके अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं ये भी पूछा जाता है, स्टाफिंग के एलिमेंट कौन कौन से हैं, तो ये स्टाफिंग के एलिमेंट भी हैं, मैन पावर प्लानिंग, रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, परफॉर्मेंस अप्रेजल एंड प्रमोशन एंड ट्रांसफर। ये इंडिविजुअल टॉपिक्स भी हैं जो हम यूनिट 2 में पढ़ेंगे। मैन पावर प्लानिंग का मतलब सिंपल होता है, जिसमें अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपको कितने लोगों की ज़रूरत पड़ेगी काम कराने के लिए, ठीक है ना। जिसमें हम डिमांड फोरकास्टिंग, सप्लाई फोरकास्टिंग की बात करते हैं, तो मैन पावर प्लानिंग होता है बेसिकली प्लानिंग ऑफ ह्यूमन बींग्स। फिर जब आपने प्लान कर लिया कि ठीक है मुझे भाई 20 लोगों की ज़रूरत है, तो वो 20 लोगों के लिए हमें रिक्रूटमेंट प्रोसीड कराना पड़ेगा, ठीक है ना, रिक्रूटमेंट देना पड़ेगा। रिक्रूटमेंट भी हमें पता है इंटरनल भी होता है, एक्सटर्नल भी होता है। तो हम यहाँ पे उन 20 लोगों को रिक्रूटमेंट प्रोसीजर के थ्रू अट्रैक्ट करेंगे। रिक्रूटमेंट मतलब क्या होता है, अट्रैक्शन ऑफ एप्लीकेंट होता है ना। और सिलेक्शन यानी कि अब हमें रिक्रूटमेंट से उन 20 लोगों को सेलेक्ट करना है, हम सेलेक्ट भी करेंगे। सिलेक्शन हो गई लोगों की, फिर हम उनको ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट भी प्रोवाइड करेंगे कि लोगों को काम करना सिखाना है तो हम ट्रेनिंग में सिखाएंगे उनको। उसके बाद उनकी परफॉर्मेंसेस को चेक भी करेंगे, और अगर उनकी परफॉर्मेंस अच्छी होती है तो हमें किसको प्रमोट करना है और किसको प्रमोट नहीं करना है, किसको ट्रांसफ़र देना है, वो सब चीज़ें भी हम इसमें डिसाइड करते हैं। तो बेसिकली स्टाफिंग का मतलब होता है ह्यूमन से रिलेटेड जितना भी आपके पास काम होगा वो सारा का सारा हम स्टाफिंग के अंदर कंप्लीट करते हैं। नेक्स्ट आपके पास होता है फोर्थ एलिमेंट, दैट इज़ डायरेक्टिंग। डायरेक्टिंग का मतलब क्या हुआ, मैनेज करना, मोटिवेट करना, डायरेक्ट करना लोगों को। बेसिकली डायरेक्टिंग का एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें हम इंस्ट्रक्शंस देते हैं, गाइड करते हैं, ठीक है ना। परफॉर्मेंस देखते हैं वर्कर्स की और उनको बताते हैं कि आप कैसे अपनी परफॉर्मेंसेस को और ज़्यादा अच्छे से कर सकते हो। डायरेक्टिंग ये क्या है, मैनेजरियल फंक्शन है अनदर, और ये क्या डील करता है, गाइड करना, इंस्ट्रक्ट करना लोगों को, जिससे वो अपना काम अच्छे से कंप्लीट कर पाएँ। द डायरेक्टिंग फंक्शन इज कंसर्न विद लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरविजन, और creating a positive attitude towards the work and goal among the member of the organization is called leading। अब हमसे ये भी पूछा जाता है लीडिंग क्या है, तो लीडिंग का मतलब क्या होता है, हम लीड कैसे कर सकते हैं किसी को, जब हम पॉजिटिव एटीट्यूड फॉर्म करेंगे काम के लिए, गोल को अचीव करने के लिए, और किसके अंदर कराना है, जितने वर्कर्स, जितने मेंबर्स होते हैं ऑर्गेनाइजेशन में, उन सब लोगों में। अब हमसे पूछा जाता है एलिमेंट ऑफ डायरेक्टिंग कौन कौन से हैं, तो अभी मैंने आपको शुरू में भी बताया था 4 एलिमेंट होते हैं हमारे पास, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन,
एंड सुपरवाइजिंग। लीडरशिप क्या होता है? लीडरशिप का मतलब है सिंपल कि आपको उनको इंस्ट्रक्शंस इशू करने हैं, गाइड करना है आपको सबॉर्डिनेट्स को, ठीक है ना, प्रोसीजर और मेथड्स के बारे में बताना है। तो यहाँ पे हम लीड कर रहे हैं, तो दैट इज़ लीडरशिप। कम्युनिकेशन, अब आपको लीडरशिप तो पता है, आपने लीड तो कर लिया, लीडर तो आप गन बन गए, बट आपको कम्युनिकेट करना नहीं आ रहा है, ठीक है ना। तो जब तक हम किसी चीज़ इंस्ट्रक्शंस को कम्युनिकेट ही नहीं करेंगे तो डायरेक्टिंग हमारा इनकम्प्लीट हो जाएगा। तो कम्युनिकेशन भी ज़रूरी होता है, ओपन और क्लोज दोनों टाइप की कम्युनिकेशन हम यहाँ पे करते हैं अपने अपने सुपरवाइज़र और सबॉर्डिनेट्स के साथ। मोटिवेशन, अब लीडर तो हम अच्छे थे, लीडरशिप क्वालिटी तो चलो मेरे पास है, मैंने लोगों को इंस्ट्रक्शंस भी दे दिया, गाइड भी कर लिया, बोलना भी आता है, कम्युनिकेशन भी हो गया, बट अगर हम उसको मोटिवेट ही नहीं करेंगे, वो स्ट्रेसफुल तरीके से काम करेंगे, तो हमारी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं हो पाएगी। तो हमें एक्सीलेंट परफॉर्मेंस के लिए क्या चाहिए? लोगों को मोटिवेट करना भी ज़रूरी होता है, ये भी आपका डायरेक्टिंग का पार्ट होता है। और सुपरवाइजिंग क्या होता है? सुपरवाइजिंग बेसिकली सबॉर्डिनेट वुड लीड टू कंटिन्यूस प्रोसेस progress report as well as assure the superior that the direction are being properly carried out। बार बार चेक करना कि जो आपने उनको काम दिया था वो काम वो सही से कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं, उनकी परफॉर्मेंसेस की रिपोर्ट बनाना, उनकी प्रोग्रेस चेक करना, वो आपका सुपरवाइजिंग का पार्ट होता है। तो डायरेक्टिंग के अंदर ये चारों चीज़ें आएंगी, लीडरशिप, कम्युनिकेशन, मोटिवेशन एंड सुपरवाइजिंग। नेक्स्ट, कंट्रोलिंग, लास्ट फंक्शन होता है। कंट्रोलिंग का मतलब क्या है? मॉनिटर करना, इवैल्यूएट करना एक्टिविटीज़ को, कि प्लानिंग में, ऑर्गेनाइजिंग के लिए, स्टाफिंग के लिए, डायरेक्टिंग के लिए हमने जो सब चीज़ें करी थी वो फुलफिल तरीके से कर भी पा रहे थे या नहीं कर पा रहे थे, तो उनको चेक करना आपका कंट्रोलिंग फेज होगा। Controlling can be defined as measuring accomplishment against the standard and deviation if any of the ensure achievement of organization goal। देखो, कंट्रोलिंग का सिंपल मतलब होता है कि जो आपने स्टैंडर्ड सेट किए थे, आपकी एक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या आई हैं, उसके बीच का डिफरेंस देखना, डिफरेंस को ही हम बोलते हैं डेविएशन। Controlling is a process of measurement and correction of performance activities of subordinate in order to ensure that objective of enterprise and the plan designed to obtain them as being accomplished। फिर सेम वही चीज़ देखिए कि कंट्रोलिंग क्या प्रोसेस है? मेजरमेंट का, करेक्शन करने का परफॉर्मेंसेस एक्टिविटीज़ की। Controlling basically measure, comparing, finding deviation and correcting the organizational activity which are performed for achieving the goal। जो भी काम हम कर रहे हैं गोल अचीव करने के लिए कर रहे हैं ना, तो अचीव करने के लिए हमें उसको मेज़र भी करना होता है ना, कि हमने प्लानिंग कर दी, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, डायरेक्ट भी कर लिया, अब हम उसको चेक तो करें। तो चेकिंग वाला पार्ट आपका कंट्रोलिंग फेज में होगा। कंट्रोलिंग कंसिस्ट ऑफ एक्टिविटीज़, देखिए ये हैं फंक्शंस ऑफ कंट्रोलिंग, ये चार आते हैं हमारे पास। इस्टेब्लिश करना स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को, मेज़र करना एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को, फिर मेज़र करना एक्चुअल माइनस स्टैंडर्ड को, यानी कि प्री डिटरमाइन स्टैंडर्ड जो आपके पास आए हैं, डेविएशन निकालना, और अगर डेविएशन ज़्यादा होता है तो उसके लिए करेक्टिव एक्शंस लेना। तो आप बेसिकली कंट्रोलिंग कैसे करते हो? कंट्रोलिंग हम करते हैं सबसे पहले स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस देखते हैं कि हम चाहते क्या हैं, तो हमने कुछ स्टैंडर्ड बेंचमार्क्स बनाए होते हैं, वो स्टेबल करना। उसके बाद एक्चुअल्स में हमारा रिजल्ट क्या निकल रहा था, ठीक है ना। हमने तो सोचा था कि हमें 50,000 प्रोडक्ट्स बनाने हैं, बट हमारा एक्चुअल में 50 बना या नहीं बना, क्या पता 55 बनाओ और क्या पता 30 बनाओ। तो हमें मेज़र करना है एक्चुअल परफॉर्मेंसेस क्या हुई है। उसके बाद डेविएशन देखना, यानी कि डिफरेंस देखना है स्टैंडर्ड और एक्चुअल का। उसके बाद ये देखना कि हमारा क्या करेक्टिव एक्शन हो सकता है, कम बना है तो हम उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे, ज़्यादा बना है तो हम उसके लिए क्या करेक्टिव एक्शन लेंगे। ये पार्ट हम कंप्लीट करते हैं कंट्रोलिंग फेज में। तो आज की क्लास में मैंने आपको दो चीज़ें बताई हैं, प्रोसेस ऑफ मैनेजमेंट और उसके अलावा फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट। अब उससे रिलेटेड, आज के टॉपिक से रिलेटेड कौन कौन से प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस आ चुके हैं हम वो डिस्कस करते हैं। पहला क्वेश्चन है, कंट्रोल फंक्शन कैन नॉट बी परफॉर्म्ड विदाउट। अब देखिए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग या ऑल ऑफ द अबव, कंट्रोल फंक्शन किसके बिना नहीं हो सकता? कंट्रोल फंक्शन विदाउट प्लानिंग नहीं हो सकता। सबसे पहली चीज़, अगर हमने प्लानिंग ही नहीं करी तो ऑर्गेनाइजिंग भी नहीं होगा, ऑर्गेनाइजिंग नहीं करी तो स्टाफिंग नहीं होगा, और नहीं तो सबकी ज़रूरत नहीं है, हमें केवल प्लानिंग अगर हमने नहीं करी तो कंट्रोलिंग फंक्शन तक हम पहुंच ही नहीं पाएंगे। तो प्लानिंग होता है। सेकंड क्या है? आर अजम्पशन अबाउट फ्यूचर। अजम्पशंस मैंने बताया था क्या होता है, प्रीमाइसेस या यूनिटी ऑफ डायरेक्शन, स्केलर चेन या ऑल ऑफ दीज अबव। प्रीमाइसेस को हम क्या बोलते हैं? अजम्पशंस। अरेंज द सीक्वेंस, चार चीज़ें आपके पास, आपको सीक्वेंस अरेंज करना है। ये अभी आपका लेटेस्ट 16 या 17 का क्वेश्चन है जो आपको अरेंजमेंट का आया था। मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंसेस, इस्टेब्लिशमेंट ऑफ स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस, टेकिंग करेक्टिव एक्शन और मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंसेज विद प्री डिटरमाइंड स्टैंडर्ड। तो सबसे पहले क्या करते हैं?
इस्टेब्लिश करते हैं स्टैंडर्ड परफॉर्मेंसेस को। तो ये तो क्लियर है कि सेकंड पहले आएगा, तो सेकंड बी में भी है और डी में भी है। अब फिर क्या करते हैं हम, एक्चुअल परफॉर्मेंसेस को मेज़र करते हैं, 2 1 यहाँ पर भी है। फिर क्या करते हैं हम, मेज़र करते हैं एक्चुअल और प्री डिटरमाइंड को, और लास्ट में हम थर्ड करते हैं, यानी कि 2 1 4 3 ये आपका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्या है, अरेंज द सीक्वेंस ऑफ द बिलो स्टेटमेंट। Establishment of objective, establishment of planning premises, formulation of derivative plan, implementation and follow up। तो ये और चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन, ये आपका प्लानिंग प्रोसेस पढ़ा था हमने, उसमें था। तो सबसे पहले क्या था, स्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑब्जेक्टिव, यानी कि ए तो सब में ही है। फिर इस्टेब्लिशमेंट ऑफ प्लानिंग प्रीमाइसेस करते हैं, ये भी हमारा सब ए बी ए बी ए बी, यानी कि 1 2 3 तीन ऑप्शंस बचे हैं। उसके बाद हम क्या करते हैं, उसके बाद हम चॉइस ऑफ ऑल्टरनेटिव कोर्स ऑफ एक्शन करते हैं, यानी कि एफ, ए बी एफ ये वाला आएगा। तो सबसे पहले हमें ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, फिर प्लानिंग के अजम्पशंस बनाते हैं, फिर हम ऑल्टरनेटिव्स देखते हैं, उसके बाद हम फॉर्मुलेट करते हैं सपोर्टिव प्लान को, तब हम इम्प्लीमेंट करेंगे और लास्ट में हम फॉलो अप करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्टाफिंग एज एन मैनेजरियल फंक्शन इन्वॉल्व रिक्रूटमेंट, सिलेक्शन, अप्रेजल, रेम्यूनरेशन और डेवलपमेंट ऑफ मैनेजरियल पर्सनल। सही है, ठीक है ना। दूसरा क्या है, स्टाफिंग इज अ प्रोसेस ऑफ हायरिंग एंड रिटेनिंग अ सुटेबल वर्कफोर्स फॉर द बिजनेस एट द मैनेजरियल एंड नॉन मैनेजरियल लेवल। ये भी हमने पढ़ा था, ये भी सही है। तो दोनों स्टेटमेंट तो सही है, बट रिलेशनशिप नहीं है दोनों में। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन आएगा, डी, कि ए एंड बी बोथ करेक्टेड बट नॉट फुली एक्सप्लेन विद ईच अदर। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलते हैं। थैंक यू सो मच, कीप लर्निंग विद हेल्प गुरु। If you have any kind of suggestions or any kind of doubts, so you people can post your comment and please give me suggestion so that I can prepare best videos for you, and all the very best. Thank you so much.